नमस्कार, मैं आवाज शमरा इवन बिल्कुल मेरा परफेक्ट मेरा आवाज वन ठीक सब सारनी कर गोडनेत छुस बु तोही सारनी गुलजे के नमस्कार करा। मैं प्रोफेसर सोपुरी साहब को जो कश्मीर सेवक समाज फरीदाबाद पत्यों वारिया दोह पर सुभाष प्रेमी जी ते फॉलो अप करान तिहुन काशिया खुन जुन सहित आज यह कार्यक्रम दिलीप लंगू जी ते संजीव रैना जी उमाकांत जी वंशिका जी बे सना भट्ट जी यम ते कार्यक्रम पन कंट्रीब्यूशन दिन खतर आमत यहुन नमस्कार करा तथा यीचा ते सन आदरणीय कश्मीरी पंडित ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम फरीदाबाद एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मैं उन सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आज इस माता रूप भवानी के 400वें प्रकाश उत्सव की बधाई भी देता हूं तथा आप सबका और खासतौर से सोपुरी साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आज इस कार्यक्रम में बोलने का एक सौभाग्य प्राप्त करवाया है। मेरे लिए वास्तव में एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस अवसर में गटिमस गा शुतेफ नाव थो मतलब आपने बहुत सुंदर नाम इस कार्यक्रम को दिया है और वास्तव में मैं जब इस सेंटेंस को बार बार पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक प्रश्न सा बार बार खड़ा हो रहा था कि आपने किन कारणों से इस घटिमस गाश का नाम दिया होगा, परंतु बहुत सुंदर नाम दिया है। मेरे अपने विचार से कश्मीर और भारतवर्ष की जो आध्यात्मिक यात्रा का अगर हम अवलोकन करेंगे तो हम पाएंगे कि उस यात्रा में अंधकार को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिला है पूरे भारतवर्ष में और कश्मीर के अंदर। जो हमारे वहां की जो आध्यात्मिक यात्रा, अगर आप आध्यात्मिक व्यक्तियों को भी ध्यान से पढ़ें, इनफैक्ट अंधकार में से ही प्रकाश उत्पन्न होता है, ऐसा हमारे यहाँ के स्कॉलर्स का मानना है। और जैसे आज हम बीज देखते हैं, बीज को आप सड़क पर फेंकें, बीज को आप मिट्टी के ऊपर फेंकें, बीज को आप कहीं आसपास फेंकें, तो बीज में से एक पौधा नहीं निकलता। जब तक बीज अंधकार में प्रविष्ट नहीं होता, जब तक एक बीज अंधकार में प्रविष्ट नहीं होगा, उसे अंकुरित होने की संभावनाएं प्रज्वलित नहीं होती। पर अंधकार में जाने की एक कला है और जो इस कला को जानता है, जो इस कला को समझता है और उस कला को जानकर और समझकर अंधकार में प्रविष्ट होता है, वही जीवन के आनंद को प्राप्त हो जाता है। उसी बीज की तरह जो बीज एक मिट्टी के अंदर जाता है, और यानी छोटा सा बीज मगर संभावनाएं बड़ी बहुत ज्यादा होती है। उस बीज के अंदर पोटेंशियलिटीज बहुत सारी होती है, संभावनाओं से भरा पड़ा होता है बीज, संभावनाओं का पूरक है वो बीज। लेकिन माटी के अंदर प्रविष्ट होते ही जो बीज अंकुरित होता है, अंकुरित होकर एक पौधा बनता है, पौधा बन के एक वृक्ष बनता है और उसकी बाती धरती के बाहर प्रकट होता है, वही उसके होने का जो उद्देश्य है, वो जीवन को उपलब्धता उसी माटी से निकलकर बाहर आती है। और इसलिए घटिमस गाश जो आपने आज रखा है, इस घटिमस गाश का बड़ा ही एक सुंदर अर्थ है। जहां तक मैं समझता हूं कि लोगों का जो कभी कभी सोच है अंधकार के प्रति शायद नेगेटिव है, लेकिन कश्मीर की स्पिरिचुअलिटी को अगर हम देखें, कश्मीर के अध्यात्म को हम देखें, तो उन्होंने अंधकार को नेगेटिव नहीं समझा है, उन्होंने अंधकार को पॉजिटिव रूपांतरण दिया है। हम भी आज मानते हैं कि किसी सो इन वन वे द डार्कनेस इज नॉट रॉन्ग, इट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जैसे हम देखते हैं कि इट्स अ बैकड्रॉप फॉर द स्टार्स एट द नाइट। अगर बैकड्रॉप ऑफ स्टार्स में अंधकार नहीं होगा तो वो सितारे भी चमक नहीं पाएंगे। सो डार्कनेस जो है, ये अंधकार जो है, ये एक्चुअली हमें रिमाइंड कराता है उस लाइट का जो हम बाकी दिनों में देखते हैं। क्योंकि अगर हमें अंधकार के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हमें प्रकाश के बारे में समझने का अवसर भी नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि अंधकार, डार्कनेस, जो भी हम इसका नाम दें, ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है और ये हमारे जीवन में बहुत सारे प्रकारों में आता है। ये हार्डशिप्स के रूप में आता है, ये स्ट्रगल्स के रूप में आता है, ये पेन के रूप में आता है, ये डिस्कम्फर्ट के रूप में आता है। लेकिन
जब तक हम पेन और डिस्कम्फर्ट और हार्डशिप्स को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब हम कंफर्ट को रिस्पेक्ट करना सीखेंगे नहीं। जब तक हम अंधकार को नहीं एक्सपीरियंस करेंगे, हम प्रकाश के आनंद को उपलब्ध ही नहीं हो पाएंगे। परंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहना चाहूंगा, इस सब्जेक्ट पर जब हम बात करते हैं, हमें एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अंधकार से प्रेम करना और अंधकार में जीना दोनों दो तरह की घटनाएं हैं, दोनों दो डायमेंशंस हैं और दोनों ऑपोजिट डायमेंशंस हैं। लविंग द डार्कनेस एंड लिविंग इन द डार्कनेस आर टू डिफरेंट बट ऑपोजिट थिंग्स। कभी कभार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम अंधकार में जी रहे हैं, वो अंधकार ही हमारा जीवन बन गया होता है और हम उसी अंधकार को शायद लाइट समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, हम काम और मोह में और लोभ में इतने आसक्त हो गए होते हैं कि हमें वास्तविकता की जो लाइट है वो कभी समझ में ही नहीं आती। और कभी कभार जब हम लाइट की ओर जाना चाहते हैं तो बड़ा डर लगता है। जैसे सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलती आंखें चुंधिया जाती हैं, वैसे ही जब हम काम और मोह में आसक्त होते हैं और जब हम लाइट की ओर जाना शुरू कर देते हैं तो हमें बड़ा डर लगता है। परंतु जो लाइट है उसे इस अंधकार का कोई आभास होता नहीं। मैंने एक कहानी पढ़ी है, भगवान विष्णु के पास एक बार अंधकार एक कंप्लेंट लेके गया। उसने भगवान विष्णु से गुहार लगाई कि उसकी रक्षा करें, ये जो प्रकाश है ये उसे बहुत तंग करता है, ये प्रकाश जहां भी अंधकार जाता है वहां ये प्रकाश पहुंच जाता है और मेरा जीना दूभर कर दिया है। और ये कह के भगवान विष्णु ने उसकी जब ये कंसर्न सुनी तो उन्होंने उससे आश्वासन दिया और अगले दिन उन्होंने प्रकाश को बुला लिया और प्रकाश से संबोधित करते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, आपके विषय में अंधकार जो है ये अपनी एक समस्या लेके आया, आप उसे बहुत तंग करते हो, वो आपसे बड़ा रुष्ट है, तो कृपया करके आप जरा अंधकार के बारे में भी ध्यान दें, उन्हें तंग ना करें। यह सुनकर प्रकाश बहुत ही चकित हो गया और भगवान विष्णु से कहने लगा कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने तो अंधकार को कभी देखा नहीं, मुझे मालूम नहीं ये अंधकार है कौन, कहां है ये अंधकार। मैं आपसे विनती करता हूं आप इस अंधकार को मेरे सामने लाएं, अगर ऐसी कोई मेरे से गलती हो गई हो तो मैं उससे माफी मांगना चाहूंगा, मैं उससे क्षमा याचना करना चाहूंगा। कहानी में लिखा है कि आज तक अंधकार प्रकाश के सामने आ ही नहीं पाया और आ भी नहीं पा सकता, क्योंकि प्रकाश के सामने अंधकार कभी खड़ा हो ही नहीं सकता। मेरे फादर मुझे कहा करते थे कि हम अंधकार के पास डार्कनेस यानी जो जिसको हम कहते हैं लाइट, यू कैन टेक द लाइट इनटू द डार्कनेस बट यू कैन नॉट टेक द डार्कनेस इनटू द लाइट। और ये जो गटिमस गाश आपने आज यहाँ कार्यक्रम किया है, ये वास्तव में हम सबको इस बात की ओर सचेतता है कि हमें अगर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है तो हमें अंधकार, इन चैलेंजेस, डिफिकल्टीज, स्ट्रगल्स, जिन मुसीबतों से हम जा रहे हैं, हमें उनको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और उन्हीं एक्सपीरियंसेस के आधार पर हम उस रोशनी तक पहुंच सकते हैं। और यही संदेश माता रूप भवानी के भी वाकों में अगर आप देखेंगे उसमें भी यही संदेश है। जो कश्मीर, जो जहां तक मैं समझता हूं, कश्मीर एंड इट्स स्पिरिचुअलिटी हैज बीन फॉर मिलीनियर्स कंसिडर्ड टू बी द डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस। जितनी भी हम अपने स्पिरिचुअल गुरुज को पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ते हैं, हर एक मैन्युस्क्रिप्ट ने अपने अपने हिसाब से जिस प्रकार के अंधकार की बात की है, चाहे वो मन के अंधकार की, चाहे वो माइंड के अंधकार की, चाहे वो सोल के अंदर, आत्मा के अंधकार की, हर अंधकार को डिस्पेल करने का एक नायाब तरीका कश्मीर के स्पिरिचुअलिज्म ने हमें दिया। और उसी लाइट और उसी प्रकाश का हिस्सा माता अलकेश्वरी जो रूप भवानी है वो कश्मीर के अंदर प्रविष्ट हुई। उनका जीवन अनुभव भी अगर हम देखें, अभी मैं सुन रहा था कि उनके जीवन अनुभव को भी अगर आप ध्यान से देखें तो उनका जीवन अनुभव भी कठिनाइयों से भरा पड़ा हुआ है। उनके जीवन में भी डार्कनेस और अंधकार किसी ना किसी रूप से प्रविष्ट होता रहा है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने उन सफरिंग्स को एक्सपीरियंस किया और उन्हीं एक सफरिंग्स के आधार पर उन्होंने अपना स्पिरिचुअलिटी का पाथ, अध्यात्म का पाथ पाया है। और उनका उदय एक ऐसे समय में हुआ जब इस्लामीकरण चरम सीमा पर कश्मीर के अंदर था। जैसा टाइटल है प्रोग्राम का, गटिमस गाश, हम लोग ऐसे अंधकार में उस समय थे 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर
ऐसे अंधकार के उस समय में थे, इतना जबरदस्त इस्लामीकरण कश्मीर के अंदर हो रहा था। पर मुझे लगता है कि समय समय पर जो ये नोबल आत्माएं हैं, जो इस प्रकार की आत्माएं जब जन्म लेती हैं, तो ये किसी पर्पस से ही लेती है। जैसे हमारे कश्मीर में ललदेव ने जन्म लिया, अभिनव गुप्त ने जन्म लिया, किसी ना किसी पर्पस से जन्म लिया। और मुझे लगता है कि प्रकृति का कोई अपना नियम होगा कि इन लोगों को वो धरती पे भेजती है। कश्मीर में भी समय समय पर इन लोगों का आगमन हुआ है, और जिस समय इस माता रूपवानी का आगमन हुआ, मुझे लगता है कि जो रिलीजियस फैनेटिसिज्म कश्मीर के अंदर था, उसको टेम्पर करने के लिए माता का एक बहुत बड़ा रोल है। और उनके अगर वाकों को भी हम देखें, मैं 2-4 दिन से उनके वाकों को भी पढ़ने का प्रयास कर रहा था, तो मैं देखा उनके वाकों में शेविज्म का भी एक स्वरूप दिखता है और सूफी अंदाज भी दिखता है। उनके वाकों में भगवत गीता की प्रेरणा भी मिलती है और अहंकार को ध्वस्त करने का मार्ग भी मिलता है। और माता खुद ही कहती हैं वो एक प्रकाश का स्वरूप है, वो समग्रता का एक हिस्सा है। उनके वाकों में ऐसा प्रतीत होता है जैसे वेदों में हम सुनते हैं अहम ब्रह्मासि, वो खुद कहती हैं वो इस समग्रता का एक भाग है, जिसमें वेदों ने कहा है अहम ब्रह्मासि। और याद रखिए, इस्लामीकरण के दौर में जब माता ये बात कहती है अहम ब्रह्मासि, इसका मतलब एक बहुत बड़ी बात है। इस्लामीकरण के समय पे अहम ब्रह्मासि जैसे शब्द का इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी बात है, और इसका प्रभाव उस समय के सूफी कल्चर पे भी पड़ा, जिन सूफियों ने उनकी संगत ली। और उन्होंने, जो मंसूर ने कई कई वर्षों पहले कहा था अनल हक, उन्होंने उसकी तुलना अनल हक से करना शुरू कर दिया। अनल हक भी मंसूर ने कई वर्षों पहले कहा था कि आई एम द गॉड एंड गॉड इज इनसाइड मी, और माता ने भी यही कहा कि आप अपने अंदर प्रविष्ट हो जाओ, आपको अपनी आत्मा में ही परमात्मा का स्वरूप मिलना शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये जो मिंगलिंग कश्मीर में हुई, ये जो प्रकाश माता का कश्मीर में पड़ा, ये एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण से डिस्पाइट ऑनस्लॉट ऑफ द इस्लामिक फेथ, हम देखते हैं कितना बड़ा ऑनस्लॉट कश्मीर के अंदर हुआ, उसके बावजूद भी, और जो ब्रूट फोर्स हमारे ऊपर यूज किया गया समय समय पर, जो I feel sometimes the physical conquest made no appeal to people and failed to overpower the good in man. उसका कारण यही था कि अंदर के व्यक्ति को वो ब्रूट फोर्स परिवर्तित नहीं कर पाई। और इसी कारण से कश्मीर का जो कल्चर है वो बड़ा यूनिक रहा 19वीं शताब्दी का। और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि ये जो 800 सालों की हमारी यात्रा रही है कश्मीर के अंदर, ये 800 सालों की यात्रा बड़ी विचित्र यात्रा है। और इस यात्रा को अगर हम करीब से देखें तो हम पाएंगे कि बहुत सारी चीजों के अंदर, हालांकि अगर हम देखें हमारा जो हजारों साल का इतिहास है, उसमें हमारा एक बहुत बड़ा जो एस्पेक्ट है वो है कि हम लोग इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट से बहुत रिच थे। हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग, फ्रीडम ऑफ ड्वेलिंग इनटू न्यू थिंग्स, एक्सप्लोरिंग, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट डीएनए था। लेकिन जो 800 वर्ष कश्मीर के अंदर इस्लामीकरण रहा, जो जिस प्रकार का रूल और जिस प्रकार के प्रोसेस के अंदर हम लोग गए, उसने हमारे अंदर बहुत बड़ी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस क्रिएट की, हमारे व्यक्तित्व के अंदर बहुत सारा परिवर्तन लाया। और मैं कुछ दिनों से जब इसको कंपाइल करने का प्रयास कर रहा था, तो मैंने इसको एक वर्ड दिया, राइट। व्हाट्स नॉट राइट? जो 800 वर्ष की ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने सप्रेस किया अपने अंदर, और जिसका परिणाम ये निकला कि हमारे व्यक्तित्व में बहुत सारे परिवर्तन आने शुरू हो गए। हमें वो एक्सप्रेशंस की फ्रीडम नहीं मिली, और उन एक्सप्रेशंस की फ्रीडम न मिलने के कारण से हमारे व्यक्तित्व विकास में कहीं ना कहीं पे कोई बाधाएं खड़ी हुई। और सबसे बड़ी चैलेंज जो आज हमारे सामने है वो है ट्रस्ट डेफिसिट हमारा बहुत हाई है, क्योंकि 800 वर्षों के बिट्रेयल में केवल इस्लामी बिट्रेयल नहीं है, केवल अफगानी बिट्रेयल नहीं है, केवल सामाजिक बिट्रेयल नहीं, उसमें हमारा व्यक्तित्व भी, हमारे व्यक्तिगत बिट्रेयल्स भी हैं। और ये सारे बिट्रेयल्स ने मिलकर हमारे अंदर जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है उसको बहुत ज्यादा हाइक कर दिया है। हम लोग कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, मुझे लगता है कश्मीरी पंडित आज ठंडा पानी भी फूक फूक के पीता है।
और इसका इम्पैक्ट हमारे व्यवहार में पड़ा। हमारा जो कोऑर्डिनेशन का स्टाइल है, हमारे जो कोलैबोरेशन का स्टाइल है, हमारा जो टीम वर्क का स्टाइल है, हमारे इन डायमेंशंस पे भी इसका असर पड़ा। आज हम देख सकते हैं कि हमारी जो कोलैबोरेशन की जो स्टाइल है, जो हमारे बिहेवियर्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं झलक नजर आती है ट्रस्ट डेफिसिट की। इसी प्रकार से हमारी इरिटेबिलिटी बहुत हाई हो गई। हम छोटी छोटी चीजों से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं, और इसके कारण से हम बहुत जल्दी प्रोवोक भी हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें हमें प्रोवोक कर देती हैं, और बहुत जल्दी हम कंक्लूसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम जजमेंटल हो जाते हैं, और जिसका परिणाम हमारे रिलेशनशिप्स में पड़ता है। और इसी प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत हाई कर दिया। हर किसी से हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ ना कुछ हमारे व्यक्तित्व, हमारा जीवन, हमारे सामाजिक व्यक्तिगत रूप से कोई परिवर्तन कोई दूसरा व्यक्ति लाए, और ये एक्सपेक्टेशन बाहरी है। हमारी अंदर की एक्सपेक्टेशन हमारे प्रति बड़ी कम हो गई है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन बाहर के प्रति बहुत ज्यादा हो गई है, और इसके कारण से डिसअपॉइंटमेंट्स हमारे यहाँ बढ़ जाती है। क्योंकि जब हमारी एक्सपेक्टेशन अपने से हटकर बाहर चली जाती है तो डिसअपॉइंटमेंट्स को बहुत बड़ा रास्ता मिलता है। और इसी कारण से मुझे लगता है कि हमारा जो रिस्क परसेप्शन है ये बहुत हाई हो गया है। आज सारे लोग कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर जाना, हम भी कहते हैं कश्मीर जाना है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कश्मीर किन कारणों से हमने छोड़ा, जो एक्सोडस के कारण है। अगर हम एक्सोडस के कारणों का निरीक्षण करें और उन कारणों का समाधान करें, तो मुझे नहीं लगता किसी को जरूरत है कश्मीर की पंडित को कश्मीर वापस भेजने की। कश्मीरी पंडित अपने रास्ते खुद निकाल पाएगा। लेकिन आज समस्या ये हो गई है कि हमारे रिटर्न में जो रिस्क है, जो रिस्क ऑफ लाइफ है, रिस्क ऑफ डिग्निटी है, रिस्क ऑफ एक्सप्रेशन है, रिस्क ऑफ प्रॉपर्टी है, और रिस्क ऑफ स्टेटस को है। पिछले 30 साल में हम लोगों ने फिर मेहनत करके एक बहुत बड़ा साम्राज्य अपने अपने जीवन में खड़ा किया है, तो आज सबसे बड़ा रिस्क है उसको छोड़ के वापस जाना। तो ये सारे रिस्क परसेप्शन, जब तक उस रिस्क परसेप्शन के अंदर एस्पेक्ट्स को भी एड्रेस नहीं किया जाएगा, तो मुझे लगता है ये परिवर्तन हमारे व्यक्तित्व में जो आया है, ये डायमेंशंस बहुत ज्यादा हमें इंपैक्ट करती है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आज क्योंकि हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, इस अध्यात्म में अध्यात्म के आधार पर की लीडरशिप कैसी होनी चाहिए। हम लोग मैनेजमेंट में, मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूं, मेरा सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में इंटेलिजेंस कोफिशिएंट और इमोशनल कोफिशिएंट को पढ़ाते हैं, और हमें लगता है कि ये दो एस्पेक्ट्स हैं जो बड़े क्रिटिकल हैं। आज इमोशनल कोफिशिएंट को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और हमें लगता है कि ये ड्राइवर है परफॉर्मेंस का, लीडरशिप का। लेकिन मुझे लगता है जब हम अध्यात्म के दृष्टिकोण से इसको देखते हैं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इन दोनों के मिश्रण से बनी हुई एक नई इंटेलिजेंस है, जो हमारे लीडरशिप को एक नई दिशा दे सकती है। जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, इसका जो एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है, इसका एक बड़ा डीपर मीनिंग है। ये डीपर मीनिंग हमारे को डीपर पर्पसेस ऑफ लाइफ के साथ जोड़ता है। ये जीवन के बहुत सारे अनुभवों को, उनको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, जहां पे मैं अपने आप को उस बाहर की दुनिया से अलग करके अपने दुनिया के अंदर अपने व्यक्तित्व के प्रति सजग करता हूं, अवेयर करता हूं, और उस अवेयरनेस के आधार पर मैं कोई एक्शन लेता हूं। तो जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, उस इंटेलिजेंस में, क्योंकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था पिछले कई दशकों की रही है, वो फोकस्ड है बाहर। आप देखिए, जितनी भी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हमारे बच्चे आज ग्रो और डेवलप करते हैं, उनका सारे का सारा का फोकस है बाहर के फिजिकल कंफर्ट्स के प्रति उनकी सजगता हाई करना। लेकिन कोई भी शिक्षा व्यवस्था हमारे को इंटरनल कंफर्ट्स और इंटरनल डिस्कंफर्ट्स के बारे में शिक्षित नहीं करती। जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, ये आईक्यू और ईक्यू के कॉम्बिनेशन में इंटरनलाइज करना और इंटरनल अवेयरनेस को इंक्रीज करना, ये इसका एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव है। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर हमें आज एक अच्छी लीडरशिप अपने बच्चों में, अपने समाज में, अपने व्यक्तित्व में लाने की चेष्टा करनी है, तो सबसे पहले हमें अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है। और ये अवेयरनेस भी इसलिए क्योंकि मैंने कई बार मैं देखता हूं, मेरा अपना अनुभव रहता है कि
हम लोग गुस्सा करते हैं। आप देखिए, हमने परसों भी गुस्सा किया, हमने कल भी गुस्सा किया, आज अंगारा तो अंदर था ही, किसी ने जरा सी फूंक मार दी और फिर वो अंगारा आग बन के बाहर निकल आता है। यानी हम लोग मैकेनाइज्ड हो गए हैं। कोई बटन दबा देता है तो हमारे को गुस्सा आता है, कोई बटन दबा देता है तो हम खुश हो जाते हैं। यानी ये जो मैकेनाइज प्रोसेस आज हमारे अंदर निर्मित हो गया है, ये अवेयरनेस की जो एक डायमेंशन है, अगर इस अवेयरनेस की डायमेंशन को हम लोग जागृत करें, अगर इस अवेयरनेस की डायमेंशन को हम लीवरेज करें, मुझे लगता है ये हमारी जो पर्सनैलिटी में एक नया परिवर्तन लाएगी। और उस नए परिवर्तन में हमारा जो रिक्वायरमेंट है कोलैबोरेशन का, हमारा जो रिक्वायरमेंट है क्रिएटिविटी का, हमारा जो रिक्वायरमेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, मुझे लगता है ये उसमें बहुत ज्यादा हमें हेल्प कर सकती है। हम जिन मुसीबतों से, जिन परिस्थितियों से हम जा रहे हैं, ये अवेयरनेस जो है, ये शायद हमारे बीच के मनमुटाव को, ये हमारे बीच की कोलैबोरेशन को, ये हमारे बीच के रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन कर सकता है। और अवेयरनेस अगर हाई हो तो एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। और जब हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं तो हम परिस्थितियों के साथ अपने व्यवहार को भी परिवर्तित करना शुरू करते हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है हमारे एक्शंस पे पड़ता है। सो अंत में मैं इसको समराइज इस चार्ट से करना चाहूंगा कि अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन स्टिमुलसेस के आधार पर हम लोग रिएक्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, आज हमारा जरा सा स्टिमुलस होता है और हम रिएक्ट करते हैं, अगर हम अपनी इस अवेयरनेस को बढ़ाएं तो हमारा जो चॉइस है, एक इंडिविजुअल चॉइस है, वो चॉइस का दायरा बढ़ जाता है। यानी हमारी अवेयरनेस अगर हाई हो, हमारी इमेजिनेशन अगर हाई हो, हमारी कंसाइंस अगर हाई हो और हमारी विल अगर हाई हो, तो हम रिएक्टिव नहीं बनेंगे, हम रिस्पॉन्सिव बनेंगे। और उस रिस्पॉन्सिव प्रोसेस में हमारे जो बिहेवियर्स होंगे वो परिस्थितियों को एक दूसरे प्रकार से देखना शुरू करेंगे, और मुझे लगता है हमारे जीवन में और मधुरता आएगी, और हम लोग आने वाले दिनों में जिन मुसीबतों से हम गुजर रहे हैं उन मुसीबतों का सामना और अच्छी तरह से कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रुकना चाहिए, मैं यहीं पर अपने आप को रोकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, और आज के इस दिन की आप सबको हार्दिक बधाई।